मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के विषय में। व्याकरण जिसको कि ग्रामर कहा जाता है, और हम सब लोग जानते हैं कि हर भाषा का यानी प्रत्येक भाषा का अपना ग्रामर होता है। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण भी अपने भाषा का यानी कि हिंदी जो कि एक भाषा मानी गई है, इसका अपना ग्रामर अलग ही है। तो चूँकि यदि हमें बेस जानना हो यानी किसी भी भाषा का आधार जानना हो, तो पहले व्याकरण को समझना जरूरी। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग हैं, कौन कौन से मुख्य हैं, इन सबको जानना जरूरी है। तो अभी हम हिंदी व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। व्याकरण जिसका कि अर्थ होता है उत्पत्ति, वी अर्थात उत्पत्ति, करण करने वाला, उत्पत्ति करने वाला यानी शब्दों की उत्पत्ति, जिनसे शब्दों या वाक्यों की उत्पत्ति हो, वही व्याकरण होता है। व्याकरण का दूसरा नाम पदशास्त्र या शब्दशास्त्र भी होता है, यानी व्याकरण को पदशास्त्र या शब्दशास्त्र भी कहते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण जिसे कि अक्षर कहते हैं, यानी प्रत्येक अक्षर वर्ण ही होता है। जैसे क है तो क एक वर्ण है, ग वर्ण है, घ वर्ण है। तो इस प्रकार से वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। और आइए दूसरा देखते हैं, व्याकरण का दूसरा अंग शब्द है। व्याकरण का दूसरा अंग शब्द है, जो कि वर्णों के मेल से बनता है। और शब्द सार्थक, जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे ही शब्द कहेंगे। जैसे कमल है, जिसका अर्थ होगा एक प्रकार का फूल। और जो कि मलक, मलक कहें तो मलक का कोई शब्द नहीं निकलेगा यदि वहीं पर वर्ण का कमल शब्द जो है, ये भी कमल भी एक वर्ण है, और इसी को अलट पलट दें, मलक कह दें, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जबकि इसका अर्थ निकलेगा तो इसी को शब्द कहेंगे, इसे नहीं कहेंगे। तो और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। आइए आगे देखते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो ऊपर जो हमने बताया अभी कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 व्याकरण के अंग होते हैं। और देखें कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इनसे रिलेटेड अभी पीछे क्वेश्चन टेट में क्वेश्चन पूछा भी था कि स्वर किसका भेद है, वर्ण का भेद है, संधि का भेद है, इस तरीके से पूछा था। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में संधि लगा कर आ गए थे, जबकि स्वर वर्ण का भेद होता है। यानी वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम लोग पहले स्वर वर्ण को जान लेते हैं। तो आइए स्वर वर्ण को जानते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। अ से अह तक 13 वर्ण आ रहे हैं, बीच में री भी है। आप गिन लीजिए, अ, आ, ह्रस्व ई और बड़ी ई या दीर्घ ई, जिसको हम लोग छोटी ई कहते हैं उसको ह्रस्व ई कहेंगे, और जो बड़ी ई होता है उसको दीर्घ ई कहेंगे। तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग अ है और बीच में री भी है। तो इनको मिलाकर 13 वर्ण होंगे। इन 13 में लास्ट का अंग और अ हटा देंगे, क्योंकि अंग और अ को स्वर भी नहीं कहते हैं और व्यंजन भी नहीं कहते हैं। अंग और अ को अयोगवाह कहते हैं। तो अंग और अ हटा देंगे तो 11 बचा। इस प्रकार यदि पूछा जाए कि स्वर की कितनी संख्या होती है, तो स्वर की संख्या 11 होती है, ऐसा बताएंगे। और यदि स्वर की मात्राएं पूछ दे, तो इन्हीं 11 में से अ को हटा देंगे, क्योंकि अमात्रात्मक है। यदि कमल शब्द है, मलमल है, नटखट हो गया, तो इनमें कोई मात्रा नहीं लगी है, ये अमात्रात्मक शब्द हैं। तो अ जो है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ को हटा देंगे तो 10 बचेगा। तो यदि पूछ दे कि स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं, तो स्वर की 10 मात्राएं होती हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। अभी हमने ह्रस्व और दीर्घ के विषय में बताया। जो छोटी ई होता है, छोटा ऊ, उन्हीं को ह्रस्व कहेंगे। और अ की चूंकि कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए अ भी छोटा ही माना जाता है, अ भी ह्रस्व ही माना जाएगा। दीर्घ दीर्घ वो होता है जिनके उच्चारण में थोड़ा सा समय लगे। ह्रस्व स्वर के उच्चारण की अपेक्षा
जिन स्वर के उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगे वहीं दीर्घ हैं। तो दीर्घ जैसे बड़ा आ हो गया, नहीं आ हो गया, बड़ी, बड़ा ओ, ये सब क्या है, सब दीर्घ है। ए ऐ ओ औ भी दीर्घ ही कहे जाएंगे, लेकिन वे संयुक्त स्वर भी हैं। और प्लुत, जिसको प्लुत के विषय में आप लोगों को मैं यहाँ पर लिख के बता दूं, जैसे ह्रस्व यदि एक मात्रात्मक है तो तो दीर्घ 2 मात्रात्मक है और प्लुत 3 मात्रात्मक है। यानी ह्रस्व में के उच्चारण में यदि कम समय लगता है तो दीर्घ के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है और प्लुत के उच्चारण में और भी ज़्यादा समय लगता है। यानी 1 मात्रा लगा तो कम समय, 2 मात्रा लगा तो ज़्यादा समय और 3 मात्रा लगा तो सबसे ज़्यादा समय। यानी कि यदि हम, और इसकी मात्राएं लगती कैसे हैं, जैसे हमने ओम लिखा, ओम, तो इसमें ये जो बना हुआ है 5 की तरह बना हुआ है, इसका उच्चारण थोड़ी देर तक हो रहा है। ओम, ये जो है इसका थोड़ी देर तक उच्चारण, तो यही 3 मात्रात्मक शब्द है, त्रिमात्रात्मक शब्द है और इसी को प्लुत स्वर कहेंगे। आइए आगे आते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। देखिए ऊपर ये स्वर के सामान्य भेद थे, स्वर के भेद। वैसे यदि पूछे कि स्वर के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद बताएंगे। कौन कौन से होते हैं, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। लेकिन यदि पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। देखिए यही है मूल स्वर। मूल स्वर क्या है, मूल स्वर देखिए अ, ई, उ। देखिए मूल स्वर, मूल स्वर मतलब मुख्य, मूल मतलब समझते हैं ना, मूल मतलब आधार। जैसे ये अ, यह मूल स्वर है, इसी से संधि स्वर बना, यानी अ को हम आ कर दें, उसे दीर्घ कर दें तो संधि स्वर हो जाएगा। छोटी है, ये मूल स्वर है, इसी को हम बड़ी कर दें तो ये संधि स्वर हो जाएगा। उ मूल स्वर है, इसको बड़ा कर दें मतलब दीर्घ कर दें तो संधि स्वर हो गया। री, री, हाँ री भी होता है, इसमें भी ये भी दीर्घ होता है, री। बाकी आइए देखिए, संधि स्वर के 2 भेद होते हैं। अब हमने बताया उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद, एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। अब संधि स्वर के कितने भेद, तो मूल स्वर तो हमने जान लिया कि अ, ई, उ, यानी अ, छोटी, छोटा उ, री, यानी जो ह्रस्व हैं वे मूल स्वर हैं। और संधि स्वर कौन कौन से हैं, संधि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आइए देखते हैं। देखो संधि स्वर 2 हो गए, एक दीर्घ स्वर हो गया और दूसरा संयुक्त स्वर हो गया। दीर्घ स्वर हमने बताया जो जिनकी मात्राएं 2 लगती हैं, जो दीर्घ होते कहे जाते हैं। देखिए आ, बड़ी, बड़ा, ये दीर्घ हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय थोड़ा ज़्यादा समय, इनको बड़ा कहा गया, मतलब ये जो है ह्रस्व से बड़े होते हैं, यानी द्विमात्रात्मक हैं, दीर्घ हैं, दीर्घ अर्थात बड़े। संयुक्त स्वर, संयुक्त जो कि जो 2 स्वर की सहायता से बने होते हुए संयुक्त स्वर हैं। जैसे अ, इसको हटा दें, अ मोटा हो गया, देखिए अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर, नहीं ए नहीं, ये तो ए, ठीक, ये बताते हैं से। देखो अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, ये 2 स्वर से मिलकर बना हुआ है, देख रहे हैं ना। इसी प्रकार अ प्लस उ बराबर ओ, है ना। तो ये 2 स्वर से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए संयुक्त स्वर हैं। आइए आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पर हमने बता रखा है, उच्चारण के आधार जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, इनसे उच्चारण बता रखे हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों का एक ही साथ बताया है उच्चारण स्थान, तो उसको जाकर आप लोग देख लीजिए। सामान्य आधार पर भी बताया है, स्पर्श, अंतस्थ, तो व्यंजन की बात है। सामान्य आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, तो इसको बता रखा है। तो अब आगे आइए देखते हैं। अब संपृक्त क्या है, संपृक्त वे हैं जैसे जो अपने ही समान, दूसरे अपने समान है, जो अपने से अलग। देखो कोई आधा वर्ड, देखो ये आधा वर्ड है, यह अपने से अलग, यानी ब में मिल रहा है। म अलग है, ब अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो ये म आधा वर्ड है और ये अपने से अलग में मिल रहा है,
तो ये हो गया संपृक्त, संबल हो गया संधि। अब कहिए प्रत्येक का मैं बता दूं अलग अलग। संधि हो गया, न है, ये जाकर ध में मिल रहा है, अपने से अलग वर्ण में मिल रहा, तो ये संपृक्त वर्ण है। यदि पूछ दिया जाए कि संपृक्त वर्ण कौन से हैं, संधि नाम दे दिया जाए, कंठ हो गया, कष्ट हो गया, कुंठा हो गया, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आधा वर्ण अपने से अलग वर्ण में मिल रहा है। ठीक, हमने इसका उदाहरण भी समझा दिया। तो ये संपृक्त वर्ण है। और इसके ठीक दूसरा नियम यानी ठीक विपरीत देखें, यानी कोई आधा वर्ण अपने से अलग वर्ण में न मिलकर अपने ही समान वर्ण में मिले, यानी आधा ब है तो पूरे ब में जाकर मिले, आधा क है तो पूरा क में ही जाकर मिले, आधा च है तो च में ही जाकर मिले, वह द्वित्व या युग्मक कहा जाएगा। तो यदि अपने समान वर्ण में युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो जब एक ही वर्ण दो बार आ जाएगा तो जोड़ा हो गया ना। जैसे देखिए सच्चा है, सच्चा, देखिए सचा, देखिए स है, ये च, आधा च है, ये अपने समान ही वर्ण में मिल रहा है तो सच्चा हो गया। ऐसे जैसे अब्बा, आधा ब है, अपने समान वर्ण में ही मिल रहा है, ये दोनों समान है, एक ही वर्ण है, तो ये दोनों का युग्म भी बन रहा है क्योंकि दो एक ही साथ एक ही वर्ण दो बार आ रहा है तो युग्मक है। तो युग्मक अर्थात द्वित्व, और जो युग्मक नहीं है वह संपृक्त है। तो ये रहा आज का वर्ण से व्याकरण से संबंधित नॉलेज। अब आगे दूसरे वीडियो में आगे और भी अधिक चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।